हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का अस्मिता स्टार चैनल में स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये चैनल मैंने खास कर कि टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बनाया है। जो भी मेरे साथी, मेरी बहनें जो भी किसी कारणवश अपना नोट्स नहीं बना पाए हैं, वो मेरे नोट्स से एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्या टॉपिक था। आज हमें पढ़ना है नक्शा, मैप। नक्शा क्या है? इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने आवास और मकान के बारे में जाना था। और आपका पुष्प सज्जा क्या है, पुष्प सज्जा के प्रकार, उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो चलिए अपना आगे हम शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। मेरे चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मोस्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नक्शा। नक्शा क्या है? नक्शा एक व्यक्ति का विचार जब उसकी भावनाओं की पूर्ति करता हुआ, साथ ही साथ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हुए काल्पनिक रूप से बनाया जाता है तथा जिसे बाद में ज्यामितीय विधियों द्वारा कागज पर उतारा जाता है, तो उसे ही नक्शा या मैप कहते हैं। नक्शा बनाने हेतु निम्न चरणों से गुजरा जाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना, नक्शे के विकास की अवस्था, नक्शे का अंतिम रूप। अब है नक्शे के प्रकार, जिसमें आपके पहला है आपका साइट प्लान, भूखंड जिसको कहते हैं। इसमें भूमि की स्थिति तथा आसपास के क्षेत्रों एवं विशिष्ट सूचकों की जानकारी दी जाती है। इसमें भूमि के आसपास नाली, पानी, यातायात, विद्यालय, अस्पताल, क्षेत्र का ढलान इत्यादि बिंदुओं को दर्शाते हैं। दूसरा है धरातल प्लान, फ्लोर प्लान। आवास का वास्तविक रूप इसमें स्पष्ट होता है। यदि घर में 2 या 3 मंजिलें बनवाने हैं तो प्रत्येक मंजिल के लिए अलग अलग धरातल योजना बनाई जाती है। इसमें कमरों की स्थिति, आकार, खिड़की, दरवाजों की स्थिति बताई जाती है। विभाजित खंड, यह नक्शे का विशुद्ध रूप होता है जो मकान की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करता है। यह योजना मकान पर काम करने वाले ठेकेदार, इंजीनियर आदि के लिए महत्व रखती है। इसमें कितनी ऊंची नींव रखनी है, कितने पास रखने हैं, फर्श की ऊंचाई कितनी होनी है, लिंटर में कितनी मात्रा में बालू, सीमेंट, छड़ का प्रयोग करना है, आदि चीज़ें स्पष्ट होती हैं। बाह्य रूप, इवैल्यूएशन प्लान, यह स्पष्ट करता है कि मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा। यह द्विविमीय या चपड़ा होता है। बाह्य चित्र 2 प्रकार के होते हैं, सामने का बाह्य चित्र, एक भुजा का बाह्य चित्र। अब नोट क्या है? ऐसे बाह्य चित्रों को देखकर ही गृह निर्माणकर्ता को मकान का बाह्य रूप स्पष्ट होता है। इसी अवस्था में वह चित्त में कुछ परिवर्तन करवा सकता है। त्रिविमीय रूप, प्रोस्पेक्टिव व्यू, एक मकान का वह रूप जो एक छाया चित्र के रूप में दिखाया जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई के अतिरिक्त गहराई का भी विवरण होता है। अतः जब मकान का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इन तीनों आयामों को दर्शाया जाता है, उसे ही त्रिविमीय रूप कहते हैं। अब आपका है उद्यान योजना, लैंडस्केप। मानव व प्रकृति में सदैव संबंध रहा है, परंतु शहरी क्षेत्र में जगह की कमी होती है, जिस कारण इन्हें पर्यावरण से नज़दीक रहने हेतु अपने मकान के चारों तरफ कुछ मात्रा में बागवानी के लिए या उद्यान के लिए स्थान छोड़ना पड़ता है। उसे ही उद्यान नक्शा कहते हैं। अब आपका इसी में हम पढ़ेंगे रसोई घर, किचन।
रसोई घर वह कमरा या स्थान होता है जो कि भोजन के लिए होता है तथा जिसमें भोजन से संबंधित या अन्य घरेलू बर्तन रखे जाते हैं। एलिजाबेथ बेवरिज ने किसने एलिजाबेथ बेवरिज ने रसोई घर को घर की कार्यशाला कहा है, अतः इसे सबसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। रसोई घर की सुव्यवस्था के लिए ध्यान रखने हेतु योग्य बिंदु। पहला है रसोई घर की स्थिति। मकान के पिछले हिस्से में दिशा पूरब, उत्तर पूरब, प्रकाश हमेशा। सामान्य आकार क्या है? 8x8 या 9x10 या 9x12। फर्श चिकना और टिकाऊ होना चाहिए जिस पर चिकनाई के दाग सरलता पूर्वक छूट जाएं। फर्श का ढलान भी रसोई की नाली की तरफ होना चाहिए जिससे पानी सीधे बहकर नाली में चला जाए। दीवारों पर डिस्टेम्पर, टाइल्स, मोज़ेक आदि लगवाने चाहिए या फिर विशेष प्रकार के ऑयल पेंट का प्रयोग करना चाहिए। अब है प्रकाश एवं वायु व्यवस्था। सूर्य के प्रकाश के लिए रसोई घर का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। साथ ही साथ कई दक्षिण पश्चिम दिशा में भी मुख हो सकता है। अब आपका रसोई घर के प्रकार क्या हैं? यू आकार की रसोई आदर्श मानी जाती है। एल आकार की रसोई, इसमें क्या है? वस्तुएं बनाना, टेबल। 2 दीवार की रसोई, 1 दीवार की रसोई, तारक रसोई, शाही रसोई जिसको राजसी रसोई भी कहते हैं, आयताकार रसोई, पेननशुला रसोई, यू आकार से मिलता जुलता, कियोस्क रसोई, दीप रसोई मतलब विकलांगों के लिए। यू आकार की रसोई, इसे हॉर्स सी किचन भी कहते हैं। इसमें विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था के लिए 3 दीवार का प्रयोग होता है तथा एक दीवार भोजन करने या अन्य क्रियाओं को करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए बड़े स्थान की ज़रूरत होती है। यह रसोई घर अंग्रेजी के यू अक्षर आकृति जैसी होती है। इस रसोई घर में कम से कम चलना पड़ता है और प्रत्येक कार्य केंद्र के लिए स्वतंत्र दीवार उपलब्ध होती है। नोट: मोंडेल द्वारा किए गए अनुसंधान में यू आकार की रसोई को सर्वश्रेष्ठ स्वीकारा गया है। एगन तथा क्रेज ने यू आकार की रसोई को सर्वोत्तम तथा आदर्श रसोई माना है। एलन के अनुसार यू आकार का रसोई घर सर्वाधिक उपयोगी होती है क्योंकि इसमें सब कुछ पास पास होता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं होता है। डालमैन के अनुसार यह रसोई सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि यह काफ़ी सतह तथा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। एल आकार की रसोई, इस व्यवस्था में 2 साथ की दीवारों को रसोई के उपकरणों को रखने तथा विभिन्न केंद्रों को व्यवस्थित करते हैं। इसके सामने विपरीत दिशा में किनारे की तरफ डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जाती है। यह अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति में दिखता है। यह भी अत्यधिक प्रचलित व सुविधाजनक होता है। अमेरिका की किचन स्टडी में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2 दीवार की रसोई, इस रसोई घर में आमने सामने दोनों समांतर दीवारों पर रसोई घर के विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। दोनों ओर दरवाज़ा होने के कारण बीच का भाग किसी अन्य उपयोग में न आकर आने जाने के मार्ग के रूप में प्रयोग होता है। इस व्यवस्था के लिए सामान्यतः बड़े स्थान की ज़रूरत नहीं होती है परंतु लंबी जगह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की रसोई की चौड़ाई 8 फीट होनी चाहिए। यहाँ क्या था? छोटे परंतु लंबी जगह की आवश्यकता होती है।
एक दीवार की रसोई, स्थान का अभाव होने पर एक ही दीवार के रसोई घर बनाए जाते हैं। इसमें एक दीवार में सभी कार्य केंद्र होते हैं। भोजन बनाने से संबंधित सभी कार्य एक ही दीवार पर संपन्न किए जाते हैं। इस रसोई घर में तैयारी केंद्र, बनाने का केंद्र एवं धोने की व्यवस्था इत्यादि एक ही दीवार पर होते हैं। सामान्यतः इसमें सिंक की व्यवस्था बीच में होती है। अब आपका है दीप रसोई या आइसलैंड रसोई। यह कमरे के ठीक मध्य में एक खंभे पर कार्य केंद्रों को स्थापित करके इस रसोई घर को बनाया जाता है। यह खंभा घूमने वाला होता है, जिससे इसमें लगे हुए केंद्र भी घूमते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी ओर घुमाकर प्रयोग कर सकती है। यह रसोई घर विकलांग लोगों के लिए वरदान स्वरूप है। इसका चालन विद्युत पर आधारित होता है। इसमें समय और शक्ति का कम प्रयोग होता है, परंतु महंगा होने के कारण जनसाधारण की पहुंच से दूर है। प्रायद्वीपी या पेनिनसुला रसोई, यह यू आकार का होता है, किंतु एक भुजा कमरे के बीच में भोजन कक्ष में विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करती है। यह रसोई घर दीप रसोई घर से अधिक सुविधाजनक होती है। अब है आपका तारक रसोई। यह स्टारफिश किचन के नाम से भी जाना जाता है तथा यह आकार में स्टारफिश जैसा होता है। इस प्रकार की रसोई को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थान बर्बाद होती है अर्थात उपयोगहीन हो जाती है। अब आपका है शाही या रजवाड़ा रसोई। राजसी रसोई के नाम से जाना जाता है। इसकी व्यवस्था अधिक स्थान पर की जाती है। वर्तमान में इस रसोई व्यवस्था का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। आयताकार रसोई, इस प्रकार की रसोई वहाँ बनाई जाती है जहाँ काम तथा काम करने वाले अधिक हों, जैसे हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट। इस व्यवस्था में कई असेंबली लाइन का प्रयोग होता है। अब आपका है वयोस्क रसोई। यह आई शेप का होता है। वयोस्क रसोई आपका आई शेप का होता है तथा इसकी व्यवस्था छोटी गुमटी में देखने को मिलती है। इसके लिए भी कम स्थान की आवश्यकता होती है। नोट: आर्मस्ट्रांग एवं मुंडेल के अनुसार रसोई घर में भोजन पकाने हेतु रसोई घर के आकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न आकारों के रसोई घरों में कार्य करने में लगने वाला समय अलग अलग होता है। यू आकार में 35 मिनट अन्य रसोई घरों की अपेक्षा कम समय लगता है। यदि कदमों की गिनती की जाए तो यू रसोई में 262, दो दीवार वाली रसोई में 454, यल शेप की रसोई में 286 कदमों का अंतर पाया जाता है। पदों की संख्या पर मुख्य रूप से 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है: कुकिंग रेंज और सिंक तथा बर्तन की अलमारी, कुकिंग रेंज तथा फ्रिज। अब इसी में आपका है एगन के अनुसार भोजन संबंधी क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। एगन के अनुसार इसमें आपका पहला संग्रह, तैयारी, पकाना, परोसना, सफाई। अब आपका निकिल एवं डार्सी के अनुसार भोजन संबंधी क्रियाओं तथा कार्य क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फ्रिज केंद्र, तैयारी केंद्र, सिंक केंद्र और कुकिंग रेंज और परोसने का केंद्र। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में हमेशा की तरह इसको डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक बार जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बाकी आगे की पढ़ाई कल शुरू होगी। थैंक यू सो मच।